हेलो एवरीवन। अगर आप सीजीपीएससी, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या सीजीपीएससी या सीजी व्यापम परीक्षा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ 60 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 240 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है जिसको आपको क्या किया गया है 60 क्वेश्चन में फ्रेम करके दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस एग्जामिनर की सोच को समझ लेते हैं ना तो सफलता केवल एक समय की बात होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। मैं रेवती रमन देवांगन स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप लोग को बस एक काम करना है। आपको क्या करनी है कि आप अपना कॉपी पेन अपने पास रखेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ सवालों को हल नहीं करेंगे बल्कि प्रश्न बनाना भी सीखने वाले हैं। एक सैम्पल साइज़ मैं आपके सामने रखता हूं जो इस टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा सैम्पल साइज़ है 263 स्टूडेंट्स का जिन्होंने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट किया है। अभी जो ये टेस्ट सीरीज़ चला था उसमें जो ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया गया है उसमें जो एवरेज मार्क्स है वो है कितना 43.44 का, और जो मीडियन है वो है 42 का, और जो मैक्सिमम मार्क्स गया हुआ है वो है 106 का। 70 प्लस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या है सिर्फ 15। बाकी जो रेस्ट थे 10 से लेके अपना 69 मार्क्स तक, है ना। तो अपना 245 स्टूडेंट जो हैं वो लोग सिर्फ 10 से 69 तक ही इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाए हैं, और जो बाकी 15 थे जो कि टॉप 15 के लिस्ट में हैं उन्होंने कितना मार्क्स कैप्चर किया है तो 70 to 100 है ना। चलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, वो उसकी स्थिति क्या है, मतलब इसका स्टेटस पूछ रहा है। स्टेटस का मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ये एक क्या बोलना चाहिए अपना लीगल राइट है या फिर एक वैधानिक राइट है ना। तो मैं आपको पहले आंसर को बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। ए क्यों है, इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद जो 300A है उसके तहत एक कानूनी अधिकार है और यह 1978 में संविधान में जोड़ा गया है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किन्होंने लाया था, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता दल जो उस टाइम पे हुआ करता था, उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जिसको बोला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसी में जो संपत्ति का अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 के अंदर में हुआ करता था उसको हटा के आपने क्या किया है आर्टिकल 300A में पुटअप कर दिया गया। ये आर्टिकल 300A किस पार्ट का हिस्सा है अगर पूछा जाए तो वो है पार्ट 12, है ना। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया तो 1978 और 44th अमेंडमेंट 1978 अनुच्छेद 300A के अंदर, और यह एक कानूनी अधिकार है, दैट इज एक क्या है लीगल राइट है। क्लियर है, याद रहेगा। अब बाकी में देखते हैं, भाग 13 लिखा हुआ है, भाग 13 गलत हो गया, 301A भी नहीं है, और क्या लिखा है 1976, तीनों गलत है। 1976 जो 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था उसको बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर उसको भी एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर क्या आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी डिलिमिटेशन का काम चल रहा है ना। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है ना। तो उससे क्या होगा, अभी जो अपना आपको क्या बोलना चाहिए, जो सीट्स का बंटवारा है वो भी बदल सकता है, या फिर जो उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन जहाँ जहाँ पे है उसका क्या होगा, अब सर्कुलेशन चालू होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है इस सवाल को देखते हैं। भारत में परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 82 दैट इज आर्टिकल 82 के तहत संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित कर सकती है। कौन पारित कर सकती है बोल रहा है, संसद। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 82 में। ठीक है, कौन अगर इसको अपॉइंट करेगा अगर पूछा जाए तो वो करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्या है, परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है ना।
क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 329A, जो कि किस पार्ट के अंदर में आता है अगर पूछे तो आर्टिकल पार्ट 15, जो कि किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से। क्लियर है? याद रहेगा। मतलब क्या है? पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। भारत के इतिहास में परिसीमन आयोग का गठन 5 बार हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये यूपीएससी का सवाल था जिसमें पूछा गया था कि कितनी बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसका आंसर होगा 4 बार गठन हुआ है। कौन कौन से सन में गठन हुआ है अगर पूछा जाए तो 1952-53, 1962-63, 1972-73 और 2002। तो जी रिजर्वेशन क्राइटेरिया की भी बात हो रही है ना कि जो क्या बोलना चाहिए, सीट्स का जो बंटवारा है वो अभी 2026 तक क्या कर दिया गया था? सीज कर दिया गया था। और उसका बेसिस कौन सा था? 2001 का सेंसस। क्लियर है? किसके अंदर इसको बेसिस बनाया गया था अगर बोला जाए तो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके चलते? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, और हमको सही कथन को चुनने को बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए सही है, तीसरा क्योंकि गलत है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग है, मतलब जोड़ी मिलाओ है। किसका जोड़ी मिलाना है? एक तरफ पे आपको दिया गया है संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और उसके से रिलेटेड प्रावधान से हमको क्या करना है? इस जोड़ी को मिलाना है। ठीक है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सबको ही पता है कब आया हुआ था? 1985 में। डेट क्या था अगर पूछा जाए तो 1 मार्च 1985 को इसको पारित किया गया है। ठीक है, इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1985। किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दल बदल विरोध कानून, जो कि और किस नाम से जाना जाएगा? तो शेड्यूल 10 पे। ठीक है, दल बदल विरोध कानून, जिसको बोला जाता है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी। 99 संवैधानिक संशोधन, एनजेएससी पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, प्रीलिम्स में, है ना। वो किस चीज़ से रिलेटेड था? वो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कब फोर्स में आया था अगर पूछेगा तो 2015 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 13 अप्रैल 2015 को। ठीक है, और इसको रिपील कब किया गया है अगर बोला जाए तो वो था 16 अक्टूबर 2015 को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं 91st संवैधानिक संशोधन जो है वो अधिनियम किस चीज़ से रिलेटेड है अगर ऐसा कोई पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? कि जो दल बदल विरोध कानून में एक प्रोविज़न था जिसके अंतर्गत क्या बोला जाता था कि जो 1/3 उस पार्टी में जितने सदस्य हैं जो कि संसद में या फिर जो एमएलए हैं विधानसभा में बैठे हैं, अगर उनके 1/3 पार्ट जो है ना वो अगर सेपरेट होना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? मतलब वो अगर अलग होते हैं तो उसको दल बदल के नियम पे नहीं रखा जाएगा। इस चीज़ को क्या कर दिया गया? इस विभाजन को, अपवाद को हटा दिया गया और क्या लाया गया? 2/3 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब फोर्स में आया था अगर पूछा जाए तो 1 जनवरी सन 2014 को। क्लियर है? याद रहेगा। 1 जनवरी 2014 नहीं, 1 जनवरी सन 2004 को। क्लियर है? याद रहेगा। मैंने गलती से 2014 बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से अगर रिलेटेड है पूछा जाए तो ये स्कूली बच्चों के शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन वाला जो क्राइटेरिया था उससे रिलेटेड था, है ना। कब पास हुआ, कब इन्फोर्स हुआ था बोला जाए तो 2002 में। एग्जैक्टली डेट अगर पूछे तो 12 दिसंबर सन 2002 को इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है। आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि आप इन सब से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से जो प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में ये संशोधन अधिनियम लाए गए थे। क्लियर है? याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। दैट इज 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। ऑप्शन वुड बी डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज्य व्यवस्था जो है पहली बार लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। कब लागू किया गया था अगर बोला जाए तो 2 अक्टूबर सन 1959 पे लागू किया गया था। कौन से रिकमेंडेशन के बाद किया गया था अगर पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से इसको लागू किया गया था। जनवरी 1957 पे
बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया जाता है और वो अपना रिपोर्ट कब देते हैं, नवंबर 1957 में। और इसी बेसिस पे सबसे पहला जो राज्य बनता है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है वो हो जाता है राजस्थान। इसके बाद फिर जो होता है वो कौन सा होता है, आंध्र प्रदेश, कब, 1960 में। क्लियर है। इसके बाद पे फिर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, याद रहेगा। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और रिपील कब किया गया था अगर आपको पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में क्या किया गया, रिपील। और पास कब किया गया अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन के समय में। क्लियर है। अब देखो इसका ये तो असर्शन हो गया, जो कारण है वो क्या बोल रहा है, यह बढ़ते असंतोष जो कि डिसेंट था उसके जवाब में पारित किया गया था, विशेष रूप से द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध के प्रकोप के बाद। यस, बिल्कुल सही है ना, कि जो डिसेंट कॉज हो रहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या होता था कि जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर अखबार को छापा जाता था। उन अखबारों के छपने से क्या होता था कि जागरूकता बढ़ती थी और गवर्नमेंट को अपना शासन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इस वजह से क्या किया गया था कि सन 1878 में इस पर्टिकुलर लॉ को लाया गया। कौन से वायसराय के कार्यकाल पे अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन, बिल्कुल सही है। और असंतोष को जवाब में पारित किया गया था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सीडिशन एक्ट आपने सुना होगा, सेक्शन 124A जो कि किस में था, आईपीसी में। और अभी प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, है ना। ये 1870 में पहली बार लाया गया था। तो मुझे आप कमेंट में ये बताएंगे कि ऐसा क्या वजह था कि जब सीडिशन एक्ट था जो कि क्या बोल रहा था कि देशद्रोह कानून जो था वह अगर अवेलेबल था हमारे पास 1870 में, तो हमको मतलब उस गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को लाने की। ठीक है। इस सवाल का जवाब अगर आप बना लेंगे तो आपका एक एनालिटिकल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च शिखर और उससे संबंधित पर्वत श्रृंखला के संबंध में गलत मिलान है। मतलब हम लोग को इनकरेक्ट पेयर को क्या करना है, चूज करना है। तो देखते हैं पहला क्या है, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, बिल्कुल सही है। फोंगपुई नागा पर्वत श्रृंखला का, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि नागा पर्वत श्रृंखला का नहीं है। ये कौन सा है, लुसाई हिल्स का या फिर मीजो हिल्स का पार्ट है। जिनको पता नहीं है कि फोंगपुई क्या होता है उनको मैं बताना चाहूँगा, फोंगपुई को बोला जाता है ब्लू माउंटेन, जो कि आपको बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, है ना। तो ये कौन सा है, फोंगपुई, जो कि किस पर्टिकुलर बोला चाहिए पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो वो है लुसाई हिल्स या फिर मीजो हिल्स का। ठीक है। अगला देखते हैं, डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है अनाईमुड़ी जो कि है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक पार्ट है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जिनको नहीं पता होगा उसका एक दूसरा नाम है क्या, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। तो कौन कौन सा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, गलत कौन सा है, वो है दूसरा। तो आंसर वुड बी बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दसवंत और बसवान मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मतलब पेंटर को पूछा जा रहा है, दो पेंटर दिए हुए हैं, कौन कौन से, दसवंत और बसवन। ये लोग कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, यह पूछा गया है। देखते हैं, बाबर के टाइम पे पेंटिंग का काम ही चालू नहीं हुआ था तो उसको हटा देते हैं ऑप्शन से। अगला देखते हैं, अकबर जी, बिल्कुल ये अकबर के कार्यकाल में थे। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन आपको देखेंगे कि अगला ऑप्शन जो है वो है शाहजहाँ। आपको भी पता है जो शाहजहाँ था उसके टाइम पे जो पेंटिंग का ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। आपको जिनको पता नहीं होता दसवंत और बसवन के नाम के बारे में, तो वो सीधा शाहजहाँ को मार के आते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि दोनों राजा को ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो दसवंत थे वो कौन थे, इन्होंने क्या किया है, हज़मानामा जो कि पर्शियन ट्रांसलेशन है किसका, महाभारत का, उसको क्या किया है, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। किसके कोट पेंटर थे अगर पूछा जाए तो अकबर के। और जो बसवंत थे उन्होंने क्या किया है, ये कौन है, एक की इलस्ट्रेटर हैं, किस चीज़ के, अकबरनामा के जो बुक थे उनके की इलस्ट्रेटर की तरह इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है। दो और चीज़ें आपको याद हो गई, कौन से राजा के कार्यकाल में थे अगर पूछा गया तो अकबर। क्लियर है।
चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप खुद कहाँ पे लोकेटेड है अगर पूछा जाए तो चंपारण में। ठीक है, चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। बाकी तीन को भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे अवेलेबल है ना। धामेक स्तूप है, वो कहाँ पे है, सारनाथ में, जो कि खुद कहाँ है, यूपी में। ठीक है, इसके अलावा जो अमरावती स्तूप है, जिसके ऊपर आपने मेंस का क्वेश्चन भी देखा होगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है महाचैत्य। महाचैत्य, ठीक है, और ये कहाँ पे है, गुरनार डिस्ट्रिक्ट पे, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट पे, किसके, आंध्र प्रदेश के। क्लियर है, याद रहेगा। अब जो सांची स्तूप है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सांची में, जो कि खुद कहाँ है, एमपी में। क्लियर है, केसरिया स्तूप जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ भारत का ही नहीं, ये पूरे दुनिया का भी क्या बोलना चाहिए, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। कहाँ है, चंपारण में, विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला पैटर्न अभी आपको ट्रेंड में दिखने वाला है और ये श्योर है कि CGPSC इसको अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि अभी जो AD प्लानिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 3 पेयर ऑप्शन वाले क्या मिले थे, एक क्वेश्चन मिले थे। ये थोड़ा इजी होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो अलमट्टी परियोजना है ना, वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। और जो आंध्र प्रदेश में जो परियोजना चल रही है उसका नाम क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट। क्लियर है, ये दोनों गलत हो गया। कावेरी और गोदावरी इसको सिर्फ देख के आप नहीं जा सकते थे। ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो है आंध्र प्रदेश में और अलमट्टी जो है वो है कर्नाटक में। उड़ीसा में हीराकुंड डैम प्रेजेंट है ना। हीराकुंड डैम कहाँ पे है बोला जाए तो उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है, महानदी रिवर पे बनाया गया है। और राजस्थान के चंबल नदी में क्या बना हुआ है, राणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ आप लोग और याद रखेंगे, एक ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, उस डैम को क्या बोला जाता है, कलनाई डैम। कौन सा डैम, कलनाई डैम। कहाँ पे प्रेजेंट है अगर बोला जाए तो ये है तमिलनाडु पे। कौन से नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है या फिर कौन से नदी पे बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पे। और किसने इसका निर्माण कराया था अगर पूछा जाए तो करिकल चोला। कौन, करिकल चोला। ठीक है, संगम पीरियड के टाइम पे, याद रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, गलत जोड़ी को चुनना था, इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 आर रॉन्ग। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये UPSC 23 या 22 का सवाल है, जिसमें बहुत से लोगों ने इसको गलत किया होगा। अभी भी मैं जब देख सकता हूँ अपने इसमें क्या बोलना चाहिए, जो अपना चार्ट था उस पर, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो 1 लाइनर है UPSC के भी क्वेश्चन, उसको भी आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अपनी गलती का पता चल सके। और अगर वो सवाल आपके सामने दिखते हैं तो आप उसको क्या कर सके, क्रॉस चेक कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ एक ऐसी नदी में गिरती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। अब देखो, जो चेनाब नदी है वो झेलम पे गिरती, वो सतलुज पे गिरती है। ठीक है, जो झेलम है वो कहाँ जा रही है, चेनाब पे। ब्यास कहाँ जाके जुड़ेगा अगर पूछा जाए तो सतलुज पे। ठीक है, अब देखते हैं जो 3 नदी है, जो चेनाब है उसमें कौन कौन सा नदी आके मिलता है उसको देखते हैं। तो उस पर आके मिलता है कौन, रावी। इस पर आके मिलता है कौन, झेलम। और जो रावी, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियाँ मिल के किस पे जाके जुड़ेंगी, सतलुज में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सतलज। ठीक है, बोला क्या गया है कि 3 नदियाँ पहले आके जुड़ेंगी एक में। ठीक है, 3 नदियाँ एक बनेंगी, दैट इज चेनाब, रावी और झेलम। और फिर वो जो 3 नदियों का संगम होगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, सतलुज में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलुज। क्लियर है, याद रहेगा। एक चीज़ और, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, इन पांचों को मिला के एक नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है क्या, पंच नद। 5 नदियों का समूह। कौन सा समास है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है, ऑप्शन वुड बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तमिलनाडु के अभी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मैं आपको सीधा से बताऊं तो वो है सी, दैट इज जोसेफ विजय। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं अगर पूछा जाए तो
तमिलागा वेट्री कझगम, TVK। क्या? तमिलागा वेट्री कझगम। कितना सीट जीता है इन्होंने? टोटल 108 सीट जीता हुआ है। ठीक है, जिनको भी नहीं पता है, जोसेफ विजय को किसी और नाम से आप जानते होंगे, वो क्या है? थलापति। ठीक है, तो बहुत जगह में आप लोगों ने थलापति विजय करके नाम सुना होगा, है ना, तो उनका आंसर सही हो जाएगा। क्या है? जोसेफ विजय। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? TVK, दैट इज तमिलागा वेट्री कझगम। कितना सीट जीता इन्होंने, मतलब कितने MLA हैं इनके खुद के? तो 108। टोटल सीट कितना था तमिलनाडु में? 234। उसमें से मेजॉरिटी मार्क्स कितना था? 118। इस मेजॉरिटी मार्क को पहुंचने के लिए अब इनके पास खुद का 108 था, तो इन्होंने बाकी क्या बोलना चाहिए, पार्टी से अलायंस किया। कौन कौन से हैं उनके अलायंस में? अब INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, IUML लेफ्टिस्ट पार्टी है एक, VCK, और जो CPI और CPIM जो हैं, ये इनको क्या कर रहे हैं? बाहरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको अभी एक और सवाल देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में। वो क्या बोल रहा है कि जो सरकार बनाने के जो 6 महीने वाला क्राइटेरिया है ना, उसको आपको हो सकता है कि अजर्सन रीजन में इस बारी पूछ दिया जाए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक गैर संवैधानिक, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी है। बिल्कुल सही बात है, गैर संवैधानिक भी है और सलाहकारी निकाय भी है। ठीक है, अब इसका गठन 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार द्वारा किया गया। और किसके थ्रू किया गया है? तो एक कार्यकारी प्रस्ताव, दैट इज एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू क्या किया गया है? जो इस NDC का निर्माण किया गया है। अगर सिर्फ दिया होता कि इसका गठन 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार के द्वारा किया गया है, तो आंसर होता B। लेकिन इसमें दिया गया है स्पेशली कि कार्यकारी प्रस्ताव, दैट इज एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा किया गया है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, क्योंकि इन्होंने बताया है कि किस हिसाब से इसका गठन हुआ है, इसलिए ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर है? याद आंसर क्या हो जाएगा इसका? A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय मार्ग, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसको आपको मैच करना था, है ना। आपको सिर्फ एक चीज़ को मुझे लगता है कि यहाँ पे मैच करने की ज़रूरत था, जो कि क्या है? जो सबसे छोटा स्ट्रेच है ना, उसको आपको मिलाने की ज़रूरत थी। अगर आप शायद वो मिला लेते तो आपका आंसर क्लियर हो जाता। क्यों? क्योंकि चेन्नई मुंबई का जो एरिया है, क्या बोलना चाहिए, कोस्टल एरिया के थ्रू जाएगा, है ना। और ये सबसे छोटा स्ट्रेच है, 2 की है 1290 किलोमीटर। अगर आपने ये खोज लिया होता तो आपका आंसर निकल के आ जाता। वो क्या होता? आंसर नंबर C। क्लियर है? आंसर नंबर C होता है इसका आंसर। और ये डाटा है तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। एक चीज़ और है कि मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता था विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो कि क्या है, इसका स्टार्ट कब हुआ है? 1999 में। कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे चालू किया गया था? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बौद्ध परिषद का क्या बोलना था? बुलाने की सलाह दी थी। इसका आंसर है पार्श। ठीक है, बाकी जो 4 ऑप्शन भी है वो भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से, इसी वजह से इसको डाला गया है। आपको पता है नागार्जुना आइंस्टीन ऑफ इंडिया, है ना। और ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? महायान बुद्धिज़्म से। और माध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट से इनका क्या है? लेना देना है। अश्वघोष कौन है? ये डिप्यूटी चेयरमैन थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के जो डिप्यूटी चेयरमैन थे वो कौन थे? डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अश्वघोष। और प्रेसिडेंट कौन था इस चौथी बुद्ध परिषद का? तो वो थे, क्या बोलना चाहिए अपना, वासुमित्र। ठीक है, कौन थे? वासुमित्र। कब गठन हुआ था? अप्रॉक्स 78 AD में। किसके कार्यकाल में? कनिष्क के कार्यकाल में। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन, जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? कश्मीर में। वासुबंधु के बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये गुप्त पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले यही एलिमिनेट कर लेना चाहिए था आप लोग को। और इन्होंने कुछ फिलॉसफी दी गई है, उस फिलॉसफी को भी आप याद रखेंगे। ये भी आपको सवाल में दिखा हुआ है कहीं ना कहीं, इस साल या फिर पिछले साल। इनकी फिलॉसफी कौन कौन सी है रिलेटेड? वैभाषिका, सौत्रांतिक और योगाचार। क्लियर है? एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि चौथी बुद्ध जो परिषद थी उसमें और क्या क्या मेन चीज़ हुई थी?
तो जो बौद्धिज़्म था या फिर जो बुद्धिज़्म था वो 2 शाखा में बंट गया था। 2 शाखा कौन कौन सी थी? हीनयान, जिसको थेरावाडा भी बोलते हैं, और महायान। क्लियर है, याद रहेगा। 14वां का आंसर क्या है? पार्श्व। चलो क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया हुआ है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके अलावा 2 और चीज़ें 2026 के लिए की गई हैं, जो कि क्या क्या है? वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट का इंटरनेशनल ईयर भी 2026 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि क्या वो किसी और साल से रिलेटेड थे क्या। तो जो सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय ईयर था 2025, क्लियर है। जो सतत एवं लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था वो कौन सा था? 2027 होने वाला है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर संरक्षण या फिर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का जो इंटरनेशनल ईयर था वो कब से रिलेटेड था? तो बोला जाएगा 2025 से। 2025 में 2 और चीज़ें थी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक और क्या था? पीस एंड ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है एजेंडा 2030 सतत विकास लक्ष्यों SDG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र उसके सदस्य देशों के वैश्विक समानता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG को अपनाया। बिल्कुल गलत है, अक्टूबर नहीं है, ये है सितंबर। अगर एग्जैक्ट डेट को अगर आपको पूछा जाए 25 सितंबर 2015 को। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया? तो 1 जनवरी सन 2016 को। तो पहला गलत हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेट करने का देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहला जिसमें है वो सबको काट दो। ए गलत, सी गलत और डी गलत। आंसर वुड बी बी। तो 17 लक्ष्य हैं और क्या है? 169 जो है टारगेट है। ठीक है, 17 गोल है टोटल और 169 टारगेट रखे गए हैं। ये 5P बेसिस पे काम करता है। उस 5P बेसिस को आपको पूछ सकता है क्या क्या है इसके लिए? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। याद रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, कौन सा देश विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार खोलने की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है वैसे तो फिनलैंड। एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार, इसके लिए एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोला जाता है? ओंकालो। ठीक है, इस नाम को भी आप याद रखेंगे। और क्या बोलते हैं इस अपशिष्ट भंडार को किस पर्पस से खोला गया अगर पूछा जाए तो ये सेफली आइसोलेट करने के लिए रेडियो एक्टिव जो टॉक्सिक होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं, उनको एनवायरनमेंट से कम 1 लाख साल तक बचाने के लिए, है ना। मतलब 1 लाख साल तक उनको अलग करके रखा जा सके, इसलिए क्या किया गया है? ये परमाणु अपशिष्ट भंडार जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी, कहाँ खोला गया है? फिनलैंड में। एक और नाम क्या है इसका? वो है ओंकालो। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज है वो भी करीब करीब फिनलैंड के पास में ही है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री इनका नाम बोला जाता है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रियाज कौन कौन सी हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बोल रहा है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMGVK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। यह बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MSDP का पुनर्गठित संस्करण है। MSDP कब आया था मैं आप लोग को पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि आया था 2008-9 में लाया गया था और इसी का नाम बदल के पुनर्गठन किया गया कब? 2018 में। और इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे पे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये पहला सही है। दूसरा है इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, जिसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज में बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्रदान करके असंतुलन को कम करना है। बिल्कुल सही है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिख सकते हैं किसमें? असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रारंभ में
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। बिल्कुल गलत है, हमने अभी अभी देखा है 2008-9 में शुरू किया गया है। 2008-9 कौन से फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान के अंदर था? तो 11वें 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, 11वां 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला था। उसमें इस पीएम जन विकास कार्यक्रम को क्या किया गया था? लाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, भारत के 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर वुड बी ए, रंजना प्रसाद देसाई। इन्होंने 8वें पे कमीशन को क्या किया है? इस हेड किया है। ठीक है, याद रहेगा। बाकी तीनों के बारे में आप भी कुछ बताइएगा कि ये जो पर्टिकुलर हैं, है ना, ऑप्शन जो डी है, उनको अभी सीजेआई ने किसी कमेटी का हेड बनाया है। तो उस कमेटी, किस कमेटी का हेड बना है, वो आप लोग कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 20। आचार्य नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। प्रीलिम्स 2025 का सवाल है ये कि भारत के आइंस्टीन कनिष्क के पीरियड में किसे कहा जाता था? तो वो थे आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन ने माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही है। आइंस्टीन बोला गया है मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका खुद का ओरिजिन अगर देखें हम लोग तो वो कहाँ पे मिलता है हम लोग को? इस माध्यमिका दर्शन में। क्लियर है? जो कि क्या बोलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब सापेक्षता और वास्तविकता के बीच में जो जोड़ी है ना, उसके बारे में बात करता है क्या? माध्यमिक दर्शन और शून्यवाद। क्लियर है? आंसर वुड बी ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या है? वास्तुकला दिया गया है, मतलब आर्किटेक्चर दिया गया है, और उससे रिलेटेड कि वो कौन से स्थान पे मौजूद है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? सीरी पे है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। बुलंद दरवाज़ा प्रेजेंट है कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में, जो कि खुद कहाँ पे है? आगरा में। बनवाया किसने था? अकबर ने। कौन से साल में? 1601 में। ठीक है, सीरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी फोर्ट, इसको अपना ये कैपिटल भी बनाएंगे। हवा महल जयपुर में है। बिल्कुल सही बात है। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, कौन से सन में? 1799 एडी में। कहाँ पे मौजूद है? जयपुर में। ठीक है, अक्षरधाम, ये एक ट्रिब्यूट था, एक पर्टिकुलर सेंट थे, संत थे उनको। कौन? स्वामी नारायण। ठीक है, उसका एक जो पहला मेन मंदिर था वो कहाँ पे है? गांधीनगर पे। और एक और इसका रेप्लिका जो यहाँ गांधीनगर में जो प्रेजेंट अक्षरधाम है उससे बड़ा है ना, वो कहाँ पे है? दूसरा वाला जो अक्षरधाम है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही। तीसरा देखते हैं दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर जो है वो है कहाँ पे? माउंट आबू पे। ठीक है, माउंट आबू पे प्रेजेंट है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान पे, ना कि तंजौर पे। क्लियर है? याद रहेगा। दिलवारा मंदिर बनवाया किसने था? तो चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी जो था गुजरात पे जो रूल कर रहा था, उसके कोई राजा थे, उन्होंने बनवाया था। आप लोग मुझे उस राजा का नाम कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो जो दिलवारा मंदिर है वो 5 जैन तीर्थंकर लोगों के मंदिर को डेडिकेटेड है। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे पता करके कि ये जो 5 टेम्पल हैं, 5 तीर्थंकर से जो रिलेटेड हैं, उन तीर्थंकर का नाम और उस मंदिरों का नाम क्या क्या है। तंजौर के बारे में आप जानते हैं, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। और ये किस लिए फेमस है? तो बृहदेश्वरा टेम्पल, जो किसने बनवाया था? राजा ने, राजा चोला ने, इसीलिए उसका दूसरा नाम भी क्या है? राजा राजेश्वरा टेम्पल। क्लियर है? याद रहेगा। तो पहला गलत और चौथा गलत। आंसर वुड बी 2 and 3। सही कौन सा है? 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एस तरंग छाया क्षेत्र पी तरंग छाया क्षेत्र से बड़ा है, जो पृथ्वी की सतह से 40% से अधिक भाग को कवर करता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसका जो शैडो एरिया है वो कितना डिग्री के बाद है ना, किस डिग्री के बीच में है, और कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एस वेव का जो शैडो जोन है वो पी वेव के शैडो जोन से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो रीज़न क्या दिया है। एस तरंगे पृथ्वी के तरल बाह्य कोर द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं।
है ना, या फिर रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो पी तरंगे हैं वो गुजर नहीं सकती है और तीव्र अपवर्तन से गुजरती हैं। ब्लॉक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है कौन, एस तरंगे, और अपवर्तन जो कि अपने जिस लाइन से जा रहे होंगे वहाँ से उनका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं और वो दूसरी जगह पे जाने लगते हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हैं, आंसर वुड बी ए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां हीरे की खदानें सक्रिय है, अगर पूछा जाए तो आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। कौन सा क्या बोलना चाहिए माइन है, अगर पूछे तो मझगवां माइन कहाँ पे प्रेजेंट है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और इसका जो खनन है वो कौन कर रहा है, तो NMDC। याद रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 24। जापान को परंपरागत रूप से उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा स्थान भी इसी नाम से जाना जाता है, उगते सूरज की भूमि के नाम से अगर जापान को जाना जाता है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, तो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री स्टेट होना चाहिए इंडिया का, और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जो सबसे ज़्यादा पूर्वी इलाके में मौजूद राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उगते सूरज की भूमि ऑफ इंडिया। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अभी अंग्रेजों से रिलेटेड लगातार उनके संधि से रिलेटेड सवाल पूछा गया है ना, तो इसलिए ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने ये जो क्रोनोलॉजी में जमाना था एक्चुअली इसको, तो मैं आप लोग को सीधा सीधा बताते जाता हूँ कि कौन सा संधि कब साइन हुआ था। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ सुगोली था वो साइन हुआ है 1815 को। ठीक है, कौन से सन पे, 1815 में। सेरिंगापट्टनम की संधि 1792 में। जो अमृतसर की संधि है 1809 पे। ट्रीटी ऑफ बसई जो है 1802 पे, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 पे। स्टार्ट कहाँ से होगा, इलाहाबाद की संधि से, सब में इलाहाबाद की संधि स्टार्ट पे है। उसके बाद ये हो गया 1765, और हमने 1792 देखा हुआ है कहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ठीक है, सेरिंगापट्टनम कहीं पे दिख रहा है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी प्रसिद्ध मामले के द्वारा निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अगर मौलिक अधिकार घोषित किया गया है तो ये कौन से मामले के अंदर हुआ है, अगर पूछे तो ये है 2018 का एक मामला था, न्यायमूर्ति दैट इज जस्टिस पुट्टास्वामी केस, 2018 का केस था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। केशवानंद भारती मामला कौन से सन में आया था, तो 1973 पे। मेनका गांधी मामला अगर पूछा जाए तो 1978 पे, और जो गोलकनाथ का केस था वो था 1967 पे। ये जो तीन केस हैं ये पर्टिकुलरली किस चीज़ से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट, और क्या बोलना चाहिए जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है क्या वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो आप मुझे इन चार मामलों का भी एक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है। आप जितना ज़्यादा सवाल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग क्लियर होते जाएगा और उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा सवाल को सही करने का। ठीक है, इस वजह से जितना भी मैं आपको बोला हूँ कि कमेंट करें, वो अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो ट्राई कीजिएगा कि उन सवालों को आप बना के अपने पास रखेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है। एक्चुअली आप लोग को भी पता है जो 60वां IGDGP कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, नवा रायपुर पे। आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि जो नवा रायपुर में जहाँ पे ये 60वां IGDGP कॉन्फ्रेंस हुआ है वो वेन्यू कौन सा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसका थीम क्या है। चलो छोड़ो, थीम को मैं बता देता हूँ, आप मुझे बस वेन्यू को बताएंगे। मैं आपको पहले डेट बता देता हूँ, 28 से 30 सितंबर 2025 तक में क्या हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो चला है, 3 दिन का इवेंट था। ठीक है, इसका इसको चेयर कौन करने वाले थे, मतलब किसने की है, तो PM नरेंद्र मोदी ने, और इसको इनॉग्रेट इन्होंने किया अगर पूछा जाए तो वो थे अमित शाह जी ने। ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और इसका थीम जो था वो था विकसित भारत
सिक्योरिटी डायमेंशंस। कौन सा? विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस। कहाँ हुआ है? नवा रायपुर में। 27 का आंसर वुड बी सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह है ऐसी स्थिति है जहां सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर शुड बी जीरो इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस अराइजिंग फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स पोसेस्ड बाय वर्कर्स एंड द स्किल्स डिमांडेड बाय अवेलेबल जॉब्स। मतलब क्या है? श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की मांग के बीच असंगति, है ना? क्या है? इम्पेयरमेंट या फिर मिसमैच को क्या बोलते हैं हम लोग? संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब जो स्किल चाहिए उसके अपोजिट अगर स्किल है आपके पास तो उसको हम लोग कैसा बेरोजगारी बोलेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो मोस्टली कृषि क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित होता है। बिल्कुल सही बात है। और महीनों के दौरान लोगों को नौकरी न मिलने पर उत्पन्न बेरोजगारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर वुड बी डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? FIA जूनियर हॉकी कप 2025 जो कि भारत में हुआ था, है ना, उसके संबंध में हमको विचार करना है। जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को हराकर टूर्नामेंट को जीता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल सही है। जर्मनी का 7वां जूनियर विश्व कप खिताब था? नहीं, 8वां था। 2025 में जब उन्होंने जीता था तो 2024 में जब उन्होंने जीता था तो उनका कौन सा था? 7वां था। अभी जब 25 में उन्होंने जीता है तो उनके पास 8 कप हो गए हैं। क्लियर है? और क्या है? इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक क्या किया है? हासिल किया है। बिल्कुल सही बात है। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसको हरा के? अर्जेंटीना को। ठीक है, मौजूदा चैंपियन जर्मनी ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराया है। बिल्कुल गलत बात है। जर्मनी ने इंडिया को हराया है। किससे? कितना क्या बोलना चाहिए? गोल से। तो 5 गोल जर्मनी ने किया और इंडिया ने 1 गोल किया, और इस हिसाब से इंडिया सेमीफाइनल के बाद बाहर हो गया। तो जर्मनी ने फाइनली स्पेन के साथ ये फाइनल खेला और जर्मनी क्या हो गई? विजेता टीम घोषित हुई। ठीक है, एक चीज़ और, भारत में ये कहाँ पे आयोजित हुआ है वो पूछा जाएगा आपको। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है अपना तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई के क्या बोलना चाहिए? वेन्यू पे। क्लियर है? वहाँ के स्टेडियम पे ये खेला गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के सबसे बड़े शास्त्रीय त्योहारों में से एक माने जाने वाले सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? हर साल होता है, इसको याद रखेंगे आप। पुणे। ये CGPSC व्यापम में एक सवाल पूछा हुआ था, उसी को ही यहाँ पे क्या किया गया है? आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि आपको कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH के संबंध में अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र जो कि कब से कब तक चला है? 8 से 13 दिसंबर 2025 तक किस देश में आयोजित किया गया था? अगर पूछा जाए तो आंसर वुड बी भारत। ठीक है, भारत ने पहली बार इसकी मेज़बानी की है। कहाँ पे मेज़बानी की है अगर बोला जाए तो? रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट कहाँ पे है? लाल किला कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो? न्यू दिल्ली में। और पहली बार इंडिया ने इस पर्टिकुलर कमेटी का क्या किया है? मेज़बानी की है। क्लियर है? याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर वुड बी भारत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन टाइप है और क्या बात कर रहा है? ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बेस ईयर की। बेस ईयर परिवर्तन हो गया है, 2022-23 को रखा गया है अब बेस ईयर। ठीक है, अगर 22-23 को बेस ईयर रखा गया है तो आंसर क्या लेंगे हम लोग? इसका मतलब इसका कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और जो कारण है वो क्या बोल रहा है? पुराने आधार वर्षों का उपयोग संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों, डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदय और उपभोग पैटर्न के बदलावों को समझने में विफल रहता है। बिल्कुल सही है, आंसर वुड बी ए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पदार्थ या तत्वों पर विचार करने को बोला जा रहा है। DDT, पारा, सीसा और कैडमियम। उपरोक्त पदार्थों या तत्वों में से कौन से पदार्थ या तत्व
जैव आवर्धन करते हैं। जैव आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा रूल है कि ये एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे किसी भी फूड चेन में, तो जो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है जिसको बोला जाता है बायो एक्यूमुलेशन, कि जो एक टॉक्सिक है या फिर जो एक ऐसा जहरीला पदार्थ है, अगर वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे, है ना, बर्ड, एनिमल, कोई भी हो सकता है, उस पर अगर वो लगातार उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पे बढ़ते जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा किसी फूड चेन में तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन। ये चारों के चारों टॉक्सिक सब्सटेंस ही हैं, इसलिए आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण को रोकती है और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। बिल्कुल सही बात है। जो हाई वेवलेंथ के जो रेडिएशन होते हैं जैसे इंफ्रारेड, इनको क्या करती है, CO2 एब्जॉर्ब करती है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। CFC समताप मंडल में ओजोन परत को कम करते हैं जिससे अधिक पैराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट विकिरण जो है वो क्या करती है, पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इसका रीज़न होना चाहिए था कि आखिर क्यों CO2 एक मेजर क्या बोलना चाहिए, GHG है, क्योंकि वो हायर वेवलेंथ जैसे IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। अगर ऐसा कोई कारण दिया रहता तो हम लोग मान के चलते क्या कि अजर्सन और रीज़न दोनों सही हैं, और दोनों जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, अजर्सन की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि रोग दिया गया है और उसके कारक जीव के बारे में हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब मिलान करना है। मलेरिया जो है वो पता है सबको कि प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ अगर पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम। चेचक जो होता है, चिकन पॉक्स, वो एक वायरस से कॉज होता है। क्या, कौन सा वायरस है वो, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स कॉज होता है। टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। और जो रिंग वर्म होता है वो फंगस इन्फेक्शन से होता है। वो फंगस का एक नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, उसको बोल सकते हैं कि वो ट्राइकोफाइटन है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो अपना इंडिया सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं अपन छत्तीसगढ़ सेक्शन पे और देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह शुरू नहीं हो सका क्योंकि सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका आंसर होगा पकरिया, जो कि कहाँ पे है, जांजगीर एंड चांपा में। ये शुरू हो ही नहीं पाया क्योंकि इनके जो लीडर थे, लीडर का नाम क्या था, अयोध्या प्रसाद जैन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, कौन से सन पे हुआ था अगर पूछा जाए तो अक्टूबर 1930 में। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो भी आप इसी प्रकार से रेडी करके रखेंगे कि छुई का दान जो था 1938 पे हुआ था, बद्रातोला 1939 पे अभी अभी पूछा भी गया था। ठीक है, ईदाकार 1930 पे बिलासपुर वाले एरिया पे। ठीक है, छुई खदान के जो लीडर थे उनका नाम था समारू बरई, और जो बद्राटोला थे उनके लीडर का नाम था रामदीन गोड़, जो कि क्या होते हैं, इस जंगल सत्याग्रह के बीच में खुद ख़त्म हो जाते हैं, है ना, और इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, जंगल सत्याग्रह का अमरदीप। ठीक है, किसको बोला जाता है, रामदीन गोड़ को। वैसे इस क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, पकरिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद सरकार ने रायपुर जिला परिषद को कब भंग किया? इसका आंसर होगा 12 जून 1930 को। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे कि रायपुर जिला परिषद जो था उसका गठन कब हुआ था, सन 1920 को। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब सरकार ने रायपुर जिला परिषद को भंग किया तो इसके पीछे का मेन मोटिव क्या था। ठीक है, कि उनका मानसिकता क्या थी इसको भंग करने की। ठीक है, किसकी, सरकार की। चलो क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के मापदंडों के अनुसार छत्तीसगढ़ को आधिकारिक तौर पर आकांक्षी या प्रदर्शनकर्ता राज्य के बजाय अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप,
जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे में कौन सा होता है, आकांक्षी, जो कि होता है 0 से 49 पॉइंट के। प्रदर्शनकर्ता जो कि कितने होते हैं, 50 to 64। फिर जो अग्रणी होते हैं वो क्या होते हैं, 64 to 99। और सबसे ऊपर आते हैं अचीवर, जिनका पॉइंट कितना होता है, 100। तो अगर छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं अग्रणी राज्य बनाया गया है, मतलब अग्रणी राज्य अगर छत्तीसगढ़ बना है तो इसका पॉइंट कितना होना चाहिए, 64 to 99 के बीच में। इसका छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना है, कंपोजिट स्कोर, वो है 70। इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रीज़न है वो कथन को क्या करेगा, सपोर्ट भी करेगा, इसलिए आंसर वुड बी ए। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि ये निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। सबको पता है, सबको डायग्राम बनाना आता है छत्तीसगढ़ का, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। ये चारों को चारों सही हैं, आंसर वुड बी डी। लोगों को धमतरी पे कंफ्यूज हुआ होगा, तो एकदम स्मॉल बाउंड्री जो होती है धमतरी की, वो छूती है किसको, उड़ीसा के बॉर्डर को। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, छत्तीसगढ़ बजट दस्तावेज में निम्नलिखित नई योजनाओं के संबंध में क्या करना है, हम लोग को विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 125 दिन का यहाँ पे रोजगार को गारंटी दिया गया है। बिल्कुल सही है, 4000 करोड़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, दोनों के लिए मिला के 400 करोड़ का प्रावधान है, 200 करोड़ रुपए ईच। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ ACE, दैट इज छत्तीसगढ़ एस, छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन योजना के तहत शिखर का जो घटक है उसको विशेष रूप से नीट, जेई और क्लैट के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। गलत है। शिखर जो है वो UPSC या CGPSC की कोचिंग को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल क्या बोलेंगे, सपोर्ट देगा गवर्नमेंट, किसको, एस्पायरेंट्स को, है ना। तो वो है शिखर। नीट, जेई और क्लैट वाला जो है इसके लिए जो क्या बोलना चाहिए घटक है वो उसको बोलते हैं उड़ान। एक और घटक है इसका SSC रेलवे बैंकिंग के लिए, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मंजिल। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा है रानी दुर्गावती योजना, ये सवाल अभी मेंस में पूछा गया था। 15 करोड़ का वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालिका को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है, याद रहेगा। चौथा सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, गलत कौन सा है, तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित नवपाषाण कालीन स्थलों में से किसकी खोज रमनेन्द्र नाथ मिश्र और भगवान दास बघेल ने की थी। आंसर वुड बी चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बारे में भी इस बार मेंस में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि जो प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं मेंस से कनेक्टेड है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ इंटीग्रेट करके चलेंगे, ताकि आपको क्या पता चले कि जो दोनों का दोनों में कनेक्शन कैसा बैठा हुआ है। क्लियर है, आंसर वुड बी चितवा डोंगरी। ठीक है, कहाँ पे है ये जो बाकी जो रीजन है नवपाषाणकालीन, जैसे कि नियोलिथिक जो साइट हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, 4 गांव कोंडापरवा, कुरसुबोरी, लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आंसर वुड बी कांकेर। लौह अयस्क से रिलेटेड है। 4 गांव और कुरसुबोरी के बारे में आप लोगों ने स्पेसिफिकली सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपसे चाहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें और चेक करें, मतलब उसमें जो साइट्स लिखे गए हैं उसको आप लोग ध्यान में बैठा के चलेंगे। कबीरधाम में एक मिनरल जो है वो फेमस है, वो कौन सा है, सोपस्टोन। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिलता है, तो बॉक्साइट, कुदारबाही आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके अलावा एक और क्या है, आयरन। ठीक है, आप तीनों से रिलेटेड मुझे एक एक साइट को कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। कोरिया मोस्टली कोल के लिए है, और जो दंतेवाड़ा रीजन है वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन, बेलाडीला, है ना, लेपिडोलाइट, गैलेना, और थोड़े से मात्रा में क्या है अपने पास, क्वार्ट्ज भी मौजूद है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, कांकेर, दैट इज बी। पर्वतारोही अमिता श्रीवास छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं। जो जांजगीर चांपा से है वो सब जानते होंगे, मैं खुद जानता हूँ, है ना। तो जांजगीर चांपा से ये बिलोंग करती हैं।
इन्होंने अभी क्या किया है, इनका बिगेस्ट अचीवमेंट अभी का क्या हो गया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली है ना। इस कब चढ़ाई की अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो 22 मई सन 2026 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। ये अमिता श्रीवास जी जो हैं, मिस अमिता श्रीवास, वो बिलोंग करती हैं जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्य रूप से प्रकृति से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ पे सवाल आपको शायद हो सकता है, आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज वाला एक पेपर था इस बारी मेंस का, उसको आप देखे होंगे तो उसमें जो 4 चीज़ें दी हुई, 5 चीज़ें जो दी हुई थे, जो 5 क्या बोलना चाहिए ग्रुप दिया हुआ था, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं गाने को रिप्रेजेंट करने की ट्राई किया था, है ना। तो वहाँ पर से आप कथन को सही लेंगे। रीज़न लोकगीत और लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही हैं, है ना। और क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ लोगों का आंसर होगा ए और कुछ लोगों का आंसर होगा बी। दोनों का एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना। दोनों के दोनों को हम सही लेके चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो आंसर लेगा, जो मुझे लगता है कि व्यापम लेगा, दैट वुड बी बी, क्योंकि ये जो लोकगीत और लोक नृत्य हैं, ये दोनों ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है एग्जैक्टली कि लोक संस्कृति इसकी मुख्य विशेषता ये कैसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोस्ट प्रोबेबली बी होगा, या फिर अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप ए और बी में से मैं आपको बोलूँगा कि आप बी ही क्या बोलते हैं इसको टिक करें, लेकिन जहाँ तक व्यापम ए भी ले सकता है और बी भी, उसमें उनकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। राज्यपाल किस प्रावधान के तहत पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं? आंसर वुड बी सी, आर्टिकल 243 आई के द्वारा गठन किया जाता है किसका, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। क्लियर है, याद रहेगा। बाकी सारी चीज़ विशेषाधिकार नहीं है, विधानसभा में पारित कानून द्वारा भी नहीं है, राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा भी नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में इस बारी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया था, है ना। तो उस पर एक सवाल बना हुआ है, वो सवाल को एकदम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके रिपीट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इस बार के सवाल में। ठीक है। तो ये दक्षिण दंडकारण्य क्षेत्र में बीजापुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र को 1978 में गेम रिजर्व, सही बात है, 1982 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये 1982 की जगह 1983 भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी सही लेके चलेंगे कि उन्होंने 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित ये हो चुका है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान का कोर क्षेत्र क्या है, 1541 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बफर क्षेत्र 1258 वर्ग किलोमीटर है। ये एग्जामिनर का ट्रैप था कि उसने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब जो कोर क्षेत्र है वो 1258 है और बफर क्षेत्र जो है वो है 1541। इसका जो सोर्स है, आपको ये सोर्स चाहिए तो आप एल.एन. वर्मा का बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एल.एन. वर्मा की बुक से ये बनाया गया है। चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि यहाँ वन भैंसा और बारहसिंगा की जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों को क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, उनको कंजर्व किया करके रखा जा रहा है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा गलत है, बाकी सब सही, तो दैट इज 1, 2 और 4। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकों के संबंध में गलत विकल्प चुने। 23 जनवरी सही है। किसका जन्म तिथि है अगर पूछा जाए तो एस.सी. बोस सर का। 20 अगस्त भी सही है, राजीव गांधी जी का जन्म दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस। 13 अप्रैल नहीं है, इसकी जगह पे क्या है 14 अप्रैल, जो कि किसका जन्म दिवस है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। 13 अप्रैल आप लोग को जानबूझ के दिया गया है क्योंकि 13 अप्रैल बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है आपको। इसका मेन जो वजह है वो है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर था वो इसी डेट पे हुआ था, इसलिए बहुत सारे लोग ये डेट के साथ कंफ्यूज करेंगे और 14 अप्रैल को मिस आउट कर देंगे। ये भी एक ट्रैप मैंने आप लोग के लिए बना के रखा था। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब रेन शैडो रीजन, यहाँ पे पानी नहीं गिरता है। वजह क्या है
कि जो हवाएं जो चल रही होती है वो मैकाल पर्वत से टकराती है और अपने आप को क्या बोलती है, अपना जो बारिश है वो वहीं पहाड़ से तरफ गिरा देती है। और जो कबीर धाम है वो मैकल पर्वत श्रेणी के किस तरफ है अगर बोला जाए तो वेस्टर्न मार्जिन पे है, इस वजह से इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। इसके अलावा दो और रीजन है जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैकल पर्वत श्रृंखला जो है शिवनाथ और वैनगंगा नदियों के बीच का जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अजर्सन है वो बोल रहा है कि वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर वृष्टि छाया क्षेत्र से रिलेटेड कोई सा स्टेटमेंट अगर रीजन पे होता तो हम लोग ए लेके चलते, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। महानदी मैदान के क्षेत्रीय विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है ना। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, मैदान का उत्तर पूर्वी भाग हसदेव मांड और केलो नदी के घाटी से बना है, बिल्कुल सही है। अरपा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल निकासी क्षेत्र को विशेष रूप से अरपा मैदान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र को शिवनाथ पार्क मैदान कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। महानदी और शिवनाथ नदियों के बीच बहने वाली खारून नदी की घाटी को महानदी शिवनाथ दोआब कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला सवाल आप ध्यान में रखेंगे, इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। एलन वर्मा से ये सवाल उठाया गया है, एज इट इज़ उनके जो लैंग्वेज है उसको पुटअप यहाँ पे किया गया है ना। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गलत कथन को चुनने की बात की गई है। ठीक है, अब जब गलत कथन को चुनने को बोला गया था तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, मोहन जूट उद्योग, मतलब ये क्या है, मिलान करना है उद्योग और स्थान को। मोहन जूट उद्योग कहाँ पे प्रेजेंट है अगर बोला जाए तो वो है रायगढ़ में। इस्टेब्लिश कब हुआ, सन 1935 में। भिलाई इस्पात संयंत्र इस्टेब्लिश कब हुआ, 1957 में। कहाँ पे, भिलाई में। कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है अगर पूछा जाए तो कोरबा में। 2024 प्रीलिम का सवाल है ये। ठीक है, धर्मसी मोरारजी रसायन कंपनी कहाँ पे है तो ये है कुम्हारी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी, 2 का डी, तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, उसके पीछे की वजह क्या है पता है। ये जो चारों के चारों दिए गए हैं ऑप्शन, ये सभी के सभी कहाँ पे अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं रायगढ़ में। आप लोगों को सिर्फ एक स्टेटमेंट को ढूंढना था, जिसकी वजह से क्या आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इसमें पूछा गया है रायगढ़ जिले के स्थित एक प्रमुख प्रागैतिहासिक शैल कला स्थल हूँ जो टीपा खोल जलाशय के निकट है। इसमें ये एक आपको पता होना चाहिए था, इसमें प्राचीन गुफा चित्र, चट्टानी आश्रय स्थल है जिसमें प्रारंभिक मानव नृत्य दृश्यों और पशु आकृतियों को दर्शाया गया है। मेरी सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। मैं कौन हूँ, ये सवाल का आंसर है खैरपुर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमको अगर ऐसा कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, पहले अपना सेफ जोन को डिसाइड करना है। तो इसमें क्या है, रायगढ़ जिला, टीपा खोल जलाशय और अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र। ठीक है, आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम दैट इज छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस तिथि को हुई थी। इसका आंसर है 7 अप्रैल 2001। जो बाकी डेट्स हैं ये भी किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हैं, तो आप वो मुझे बताएंगे। मैं आपको एक का बता देना चाहूँगा कि जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ को कोई पर्टिकुलर चीज़ क्या बोलना चाहिए, घोषित किया गया था। आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा डेट किस चीज़ से रिलेटेड है। थोड़ा सर्च कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि हमको ये नहीं मिला है, हम आपको वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये कथन क्या क्या है उसको पहले पढ़ते हैं। ये विद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिए गए अनुदान को से स्थापित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट लिया गया है PIB से।
है ना। पीआईबी में एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल था, रेजिडेंशियल स्कूल था, उसके बारे में एक क्वेश्चन उठाया गया था किसमें, पार्लियामेंट में। उसका डिस्क्रिप्शन है ना, उससे ये सवाल बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, इसका उद्देश्य जो है एसटी विद्यार्थियों को विशेष रूप से कक्षा 6वीं से 12वीं तक समग्र आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ये विद्यालय उन क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे जहां कम से कम 50% एसटी आबादी या कम से कम 20,000 आदिवासी लोग हों। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राज्य भर में EMRS का प्रबंधन और स्थापना छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास विभाग और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही बात है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन वुड बी सी। इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ और चीज़ें ऐड करने को बोलूँगा कि इसको लागू क्या बोलते हैं, 1 जनवरी 2026 के कंडीशन पे जो एकलव्य मॉडल स्कूल है इंडिया में, अप्रूव्ड अगर पूछा जाए या फिर सैंक्शनड जिसको पूछा जाए तो वो है 723, जबकि जो फंक्शनल है वो कितने हैं, 499। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 75 एकलव्य मॉडल स्कूल सैंक्शन थे और सारे के सारे 75 के 75 क्या है, फंक्शनिंग कंडीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कॉपी पेन पे नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर वुड बी सी। कोरवा जनजाति द्वारा बीज बोहनी के महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? सिंपल सा फैक्ट है ना। आप लोग को अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। कोरवा जनजाति बीज बोहनी फेस्टिवल कब मनाते हैं? आषाढ़ में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बसदेवा गायन, ये भी आप लोग को मेंस पेपर में दिखा होगा इस बारी, है ना। कथानक कौन है? वो थे श्रवण। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, मैं आपको इसीलिए बोल रहा कि सारी चीज़ों को कनेक्ट कर करके चलो। क्योंकि जो अपना मेंस और प्रीलिम्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी पर्व के दौरान महिलाएं पसहर चावल का सेवन करती है और गाय से प्राप्त सभी उत्पादों से परहेज रखती है। पसहर चावल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भैंस का दूध और दही और घी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, महुआ का क्या बोलना चाहिए, महुआ का ही वो डंडा जो होता है जिससे पसहर चावल को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं और पत्ते में उसको दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, हल षष्ठी पर्व के बारे में बात हो रही है। यह पर्व मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु और कल्याण के लिए मनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जिस पे ध्यान देना था वो है कि गाय से प्राप्त सभी उत्पादों से परहेज करती है। इस चीज़ पे जोर दिया गया है जिसका एक्सप्लेनेशन हमको रीज़न पे नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी बी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? इसका आंसर है लाल पीली मिट्टी, जिसको आप लोग और किस नाम से जाते हैं, है ना, तो इसको बोला जाता है मटासी मिट्टी। और जो लाल रेतीली मिट्टी है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टीकरा। काली मिट्टी मतलब कन्हार और लेटराइट मिट्टी मतलब भाटा। ठीक है, इसका एक सवाल और बनेगा कि पीएच बेसिस के हिसाब से इसको आपको अरेंज करने को दे सकता है, क्योंकि इस बारी जो MBSI का पेपर था उसमें क्या किया गया है, पीएच का वैल्यू के हिसाब से आपको पूछा हुआ था। मिट्टियों का खुद का एक पीएच वैल्यू होता है, इसलिए आपको ये कम या ज़्यादा में जमाने को दिया जा सकता है इस बारी के पेपर में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिले की शहरी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये सवाल इससे रिलेटेड किसी ने इसमें क्या बोलना चाहिए, टेलीग्राम पे कमेंट किया था कि ये शायद घनत्व लिखना हमने भूल गए हैं, है ना। तो हम भूले नहीं हैं, ये एक्चुअली शहरी जनसंख्या के बारे में ही था, इसलिए आप ऑप्शन देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा है दुर्ग के पास और सबसे कम है जसपुर के पास, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। दुर्ग में सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन है और सबसे कम शहरी पॉपुलेशन कहाँ पे है, 2011 के अनुसार जसपुर में। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है को जनपद पंचायत की किस समिति में पदेन सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति। और ऐसे ही सेक्शन 47 के अंतर्गत जो
स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करता है, कहाँ का, जनपद पंचायत का, जिसमें होता क्या है कि 5 या उससे ज़्यादा समिति बन सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो ये जो मोर कमिटीज़ है वो कौन अप्रूव करेगा, तो वो करेगा कलेक्टर या फिर एडिशनल कलेक्टर इसको अप्रूव करेंगे, तभी क्या होगा कि वो क्या बोलते हैं 5 से ज़्यादा समितियों का निर्माण कर सकता है। ठीक है। और जो एमएलए है, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, वो सभी समिति में क्या बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर कमेटी के अंदर भी रहेंगे। क्लियर है। कौन से सेक्शन के अंदर पे बात हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 47 के अंदर इस स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आंसर वुड बी डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर किले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। रतनपुर किला, रतनपुर से एक सवाल इस बारी प्रीलिम्स में आया हुआ था, 20 दुआरिया टेम्पल, है ना। तो अगर 20 दुआरिया टेम्पल पूछा हुआ है तो एग्जामिनर के माइंड में रतनपुर जो खुद एक कॉम्प्लेक्स है उससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है ना। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसी बेसिस पे। इस एक गज किला के नाम से भी जाना जाता है। गज किला खुद पूछा जा चुका है एक बारी पेपर में, इसलिए ये स्टेटमेंट डला है, बिल्कुल सही है। किले में रावण द्वारा भगवान शिव को अपना सिर अर्पित करने का एक अनूठा चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। किले परिसर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण आनंदी बाई ने करवाया था। जो कौन से राजा की वाइफ थी यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो एंट्रेंस गेट है उसका नाम क्या क्या है, सिंह दरवाज़ा, सेमर दरवाज़ा। इसके अलावा 2 और दरवाज़ा है, उसको क्या बोलते हैं, एक होता है भैरव दरवाज़ा और एक होता है गणेश दरवाज़ा। ठीक है। इन 4 एंट्रेंस से आप रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में घुस सकते हैं। रतनपुर, रेड फोर्ट बोला क्या मैं, रतनपुर किले में एंटर कर सकते हैं। और ये रतनपुर किला को गज किला के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, आंसर वुड बी डी। तो यहीं पे अब ख़त्म होता है ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें और हमारा रीच थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो, ताकि हम आप तक अपनी पहुंच अच्छे से बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन। आई हैव सर्व्ड एंड आई विल ऑलवेज बी ऑफ सर्विस। थैंक यू वेरी मच।